हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो सीटेट जुलाई में होना है उसके लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस दैट मीन्स पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो अभी हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड। हम लोग पॉलिटी में भी आज चैप्टर 4 पे आ चुके हैं, ठीक है। यानी कि क्लास 6 जो एनसीईआरटी पॉलिटी है हम लोग उसको कवर कर रहे हैं और वही पॉइंट्स कवर कर रहे हैं जो हमारा सीटेट के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये सीटेट का सिलेबस में जो 4th पॉइंट है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, आपको सारे के सारे सेगमेंट समझ आ जाएंगे। इसके पहले के जो 3 वीडियोस हैं आप उन्हें जरूर देखें। हमने एसएसटी पॉलिटी करके प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं आखिरकार ये लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व हैं वो हैं कौन से। लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, ये सारे पॉइंट्स हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके मुख्य तत्व में आता है हमारा जन भागीदारी, ठीक है। तो जन भागीदारी क्या है आप इसको देख लें कि एक लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपनी सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? चुनाव के माध्यम से पार्टिसिपेट करते हैं। कह रहे हैं कि यह चुनाव के माध्यम से हो सकता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ठीक है। और क्या होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, ये वाला पॉइंट भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। आगे देखिए कह रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के माध्यम से भी हो सकता है जहां लोग सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराते हैं, ठीक है। तो ये जन भागीदारी लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में शामिल है। दूसरा पॉइंट क्या शामिल होता है? तो दूसरा आता है हमारा समस्याओं का समाधान, ठीक है। तो समस्याओं के समाधान में क्या है कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करती है, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसी जगह पर निवास कर रहे हैं जहां का शासन लोकतांत्रिक रूप से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी समस्याओं का निपटान करने के बारे में प्रयास करेगी, ठीक है। कह रहे हैं कि इसमें यानी कि वो जो समस्याएं हैं वो कौन सी हो सकती हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण जैसी जो समस्याएं हैं वो शामिल हो सकती हैं। यानी कि गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण जैसी जो समस्याएं हैं वो सरकार का काम है कि उस समस्या से आपको छुटकारा दिलाए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए कानून और नीतियां बनाती है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भी लोकतांत्रिक सरकार है, तो सरकार गरीबी को समाप्त करने के लिए और प्रदूषण जैसी जो समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए, साथ में बेरोजगारी से लड़ने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ नीतियां निकालती रहती है। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट जॉब में जो है अब मतलब बहुत तंगी चल रही है, उसका जो दायरा है वो सिकुड़ता जा रहा है। आगे देखिए क्या है, कह रहे हैं कि समानता और न्याय। और हाँ, अगर बेरोजगारी की बात की जाए उत्तर प्रदेश में स्पेशली, तो जो लोग यूपी में सुपर टेट के बारे में सोच रहे हो ना, उनके लिए बहुत अच्छा है कि अब वो लोग उस सुपर टेट को भूल करके कुछ और अपना करे धरे, क्योंकि हमारे यहाँ जो अनुपात समानुपात है ना वो सदियों से बराबर चला आ रहा है। क्योंकि जब से भाजपा गवर्नमेंट बनी है, जब से योगी जी हमारे यहाँ सीएम बने हैं, उनके जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने हमेशा यही बताया है कि अनुपात समानुपात बराबर है। अभी 2-3 दिन पहले भी उन्होंने यही बयान दिया हुआ है। तो जो लोग भी यूपी में सुपर टेट के बारे में सोच रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, सबको अब चाहिए कि हम लोग इसको मतलब इसका राम नाम सत्य करके आगे बढ़ जाएं। मैंने भी अब उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है, आप लोग भी बंद कर दीजिए। इवन आप केवी का जो मतलब सीटेट करिए, सीटेट जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिनका हो गया होगा वो मेरी क्लास देख ही क्यों रहे होंगे, लेकिन सीटेट के बाद आप फिर केवीएस के बारे में सोच सकते हैं, ईएमआरएस की जो वैकेंसी है उसके बारे में सोच सकते हैं, जो एकलव्य मतलब यही ईएमआरएस को ही एकलव्य वाला कहते हैं, तो ठीक है। साथ में जो नवोदय वाला है उसमें देख सकते हैं। अब DSSB की प्रिपरेशन करें, आप जाके बीपीएससी यानी जो बीपीएससी टीआरई है उसमें चले जाएं, लेकिन यूपी में सुपर टेट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या है, समानता और न्याय, ठीक है। तो एक लोकतांत्रिक सरकार सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि लोगों के साथ असमान रूप से व्यवहार किया जाए, नहीं। जो भी लोकतांत्रिक सरकार है, जहां पर भी लोकतंत्र है, वहां आप देखेंगे कि समानता का जो गुण है वो प्रदर्शित किया जाता है। आगे
कह रहे हैं कि चाहे फिर वो जाति के आधार पर हो या फिर धर्म या लिंग कुछ भी हो, लेकिन सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। कुल मिलाकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा, न लड़की लड़का में, अर्थात न लिंग के आधार पर भेद किया जाएगा, न जाति के आधार पर भेद किया जाएगा, न धर्म के आधार पर। तो लोकतंत्र में यही एक फायदा आपको मिल जाता है कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। हाँ, ग्राउंड लेवल पे होता है, वो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कम नहीं भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करने का भी काम करती है कि सभी को न्याय मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हैं कि न्यायपालिका सरकार का ही एक अंग है, और ये न्यायपालिका यही सुनिश्चित करती है कि किसी के भी साथ अन्याय ना होने पाए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, वो है विवादों का समाधान। ठीक है, तो जो विवादों का समाधान है वो भी सरकार के द्वारा, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा मुख्य जो काम है उसमें आ जाता है। कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार विवादों को शांतिपूर्वक हल करने का काम करती है। यह अदालतों और अन्य संस्थानों के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करती है कि सभी को कानून के तहत समान रूप से व्यवहार किया जाए। ठीक है, यानी कि कानून के नज़र में सारे लोग समान हो, इस तरह का व्यवहार किया जाए लोगों के साथ। यह किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हमारे भारत देश के संविधान में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि सभी के साथ समान जो है व्यवहार किया जाए, किसी के साथ किसी भी तरह की जाति ना होने पाए। आगे हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट, और वो क्या है, वो है कानून का शासन। ठीक है, तो एक लोकतांत्रिक सरकार में आप देखेंगे कि कानून का शासन होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है वो बहुत पावरफुल है, उनका शासन नहीं, शासन प्रधानमंत्री का नहीं है, शासन तो कानून का ही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी वो एक जरिया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार कानून के शासन के तहत काम करती है। इसका मतलब है कि सरकार सहित हर कोई कानून का पालन करेगा। ठीक है, यानी कि चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या कोई आम नागरिक हो, सबको कानून के तहत ही काम करना पड़ेगा। कोई कानून को अपने हाथ में लेकर के ये नहीं कहेगा कि भैया मेरा वचन ही है शासन। ठीक है, तो यहाँ पीएम हो, सीएम हो, डजंट मैटर, आपका वचन शासन नहीं होगा। कानून में जो भी लिखा गया है, कानून में की किताब में जो चीजें कही गई हैं, उसी का शासन होगा। आगे देखें, कह रहे हैं कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। आगे देखिए, अधिकारों के सम्मान की बात की जाती है। तो जो हम लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे आर्टिकल 19, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 और सभा की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 है, इस तरह के अधिकार शामिल होते हैं। तो ये जो आर्टिकल मैं बता रही हूँ ये अपने भारत देश के संविधान की बात है। बाकी भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक सरकार है, उन सरकारों में आपको ये सारे गुण देखने को मिलेंगे कि वहाँ के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और सभा करने की जो स्वतंत्रता है वो मिलती है। कह रहे हैं सरकार यह सुनिश्चित करने का भी काम करती है कि सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कम से कम मिलती रहें। एक लास्ट पॉइंट है और वो क्या है, वो है उत्तरदायित्व। तो आप देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। इसका मतलब यह है कि सरकार को लोगों को यह बताना होगा कि वह क्या कर रही है और क्यों कर रही है। ठीक है, यानी कि आप मनमानी तौर पे कार्य नहीं कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपको जवाबदेही तो दिखानी ही पड़ेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सरकार के जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके कुछ मुख्य तत्व हैं जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। मैंने उनको कंसाइज करके एक ही जगह पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इससे जो है कई तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। अब हम लोग अपना नया जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। इससे पहले हम देखेंगे एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इसी चैप्टर से लिया गया है। 2019 का जो दिसंबर में पेपर हुआ था सीटेट का, दिसंबर 2019 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी चैप्टर से है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी दो कथन हैं, आपको उन पे विचार करना है और उसके बाद सही विकल्प का चयन करना है। चलिए हम लोग पहले जो हमारे ए और बी कथन है उनको देखते हैं।
तो पहला कह रहे हैं कि यह प्रथा, यानी कि कौन सी प्रथा, तो वही जो रंग भेद की प्रथा है उसके बारे में कह रहे हैं कि जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो देख के ही लग रहा होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ही विरोधाभासी हैं। जैसे पहला वाला देखिए, कह रहे हैं कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है लेकिन सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। तो आपको लगता है कि ऐसी प्रथा होगी? ये जो रंग भेद की प्रथा है ये आपको दक्षिण अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीका वाला रीजन है वहां देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर में एक छोटी सी कहानी भी दी हुई है, अभी हम आपको उस कहानी के बारे में भी बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान सार्वजनिक रूप से सुविधाएं प्रदान करती है। महाबकवास बात है, ठीक है, तो ये भी गलत है। हम लोग अगर इसका उत्तर देखेंगे तो डी वाला हो जाएगा, यानी कि 4 वाला, कि ए और बी दोनों ही गलत है। ठीक चलिए हम लोग अपना जो नया क्वेश्चन है वो देखेंगे, यानी कि हमारे द्वारा ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। क्या है पहला वाला जो क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट जो मतलब कहानी दी हुई है ना, एक कहानी है, छोटी सी बच्ची है, माया नाम की लड़की है, उनके द्वारा अपनी जो मम्मी है उनकी मतलब उनकी मम्मी घर की साफ़ सफाई करती रहती हैं, तो वो बच्ची भी जाती है अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए। तो साफ़ सफाई करते करते उसको एक स्क्रैप बुक मिलता है जिसमें कई सारे अखबारों की कटिंग जो है वो रखी रहती है। तो वो बच्ची पूछती है कि मम्मी ये जो अखबारों की कटिंग है, ये इसमें जो व्यक्ति दिखाए गए हैं वो कौन है? तो उनकी मम्मी के द्वारा बताया जाता है कि वह हेक्टर पीटरसन है। ठीक है, तो एक व्यक्ति रहते हैं हेक्टर पीटरसन, उन्हीं के बारे में उन लोगों ने स्क्रैप बुक में अपने रखा हुआ था। वो पूछती है कि इनको क्यों रखा गया है, मतलब इनके पीछे क्या घटनाक्रम है। तो बताती हैं कि जो हेक्टर पीटरसन है वो दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिण पश्चिम वाला रीजन है वहाँ पे एक सिटी है, यानी कि शहर है जिसका नाम था सोवेटो। तो इसी सोवेटो शहर में वो रहा करते थे जिनका नाम था हेक्टर पीटरसन। वो लोग ना अश्वेत थे, यानी कि ये जो सोवेटो सिटी है यहाँ पे केवल अश्वेत लोग रहा ही करते थे। अश्वेत मतलब जो लोग गोरे ना हो, श्वेत मतलब होता है वाइट, और जो लोग वाइट रेस के नहीं होते अर्थात जो लोग काले होते हैं अपने रंग में, उन्हें कहा जाता है अश्वेत। तो ये जो सोवेटो सिटी थी वो अश्वेत लोगों के रहने की जगह थी, और यहाँ पे जो भी लोग रहते थे ना वो लोग अफ्रीकांस बोला करते थे। तो जो हेक्टर पीटरसन है, इन लोगों के और इनके जो साथी वगैरह थे उनको भी यही अफ्रीकांस जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही थी, बाध्य किया जा रहा था। इन लोगों का मानना था कि नहीं, हम लोग जो हमारी अपनी मातृभाषा है, और इनकी मातृभाषा क्या थी, जुलू, ठीक है, तो ये लोग जुलू सीखना चाह रहे थे जबकि इन्हें ज़बरदस्ती अफ्रीकांस सिखाया जा रहा था। तो इसी की वजह से ये लोग विरोध करते हैं और विरोध बढ़ता जाता है। अंततः अफ्रीका के जो वाइट रेस के मतलब पुलिस वाले रहते हैं वो इनके ऊपर गोलीबारी करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कब मृत्यु हो जाती है? 16 जून 1976 को। ठीक है, तो 16 जून 1976 की एक घटना रहती है, उसी को स्क्रैप बुक में मतलब उन लोगों ने रखा हुआ था। तो ये छोटी सी कहानी थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, कौन कौन से कथन है? पहला कथन है कि रंगभेद कानून त्वचा के रंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी देर जो मैंने कहानी सुनाई आपको समझ जरूर आ गया होगा कि जो रंगभेद कानून है वो किसके आधार पर क्या करता है, भेदभाव करता है। तो रंग की, यानी कि जो हमारी स्किन है उसका कलर कैसा है, करिया है कि गोर है। अभी आप देखें भारत देश में भी यद्यपि ज़्यादातर लोग जो भारत के निवासी हैं, जहाँ जो सच में भारत की ही पैदाइश है, वो करिया ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब लड़कियों को देखने लोग जाते हैं ना तो उनको गोर लड़की चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए। तो ये भेदभाव ना अफ्रीका में ही नहीं था, आज भी आप देखेंगे भारत देश में बड़े मतलब बहुत विस्तृत लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि हेक्टर पीटरसन रंगभेद कानूनों के खिलाफ एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे जिन्हें पुलिस ने गोली मार दी थी। अगला क्या है, कह रहे हैं कि माया नायडू, तो जो छोटी बच्ची थी ना, छोटी बच्ची जो थी जो मम्मी की अपनी हेल्प कर रही थी ना, उसका नाम माया नायडू था। कह रहे हैं कि माया नायडू ने अपनी माँ की मदद करते हुए एक स्क्रैप बुक में रंगभेद कानूनों के बारे में जानकारी पाई।
चौथा है कि रंगभेद कानूनों के तहत गोरे और अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग अस्पताल और एम्बुलेंस हुआ करती थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट लाइन टू लाइन जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी से सीटेट के एग्जाम में। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने ये कहानी से क्वेश्चन बना लिया है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं भैया, इसी वजह से मैंने ये किया है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों के चारों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। तो ऑप्शन जो डी है ना वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो रंगभेद कानून जो है वो त्वचा के रंग के आधार पर ही है, यानी कि अगर स्किन का ब्लैक है तो भाई रंगभेद का आप शिकार होंगे। दूसरा, ये जो हेक्टर पीटरसन है ये रंगभेद के शिकार हुए थे, ठीक है। मतलब कि ये लोग अश्वेत ही थे ना, अश्वेत थे तभी तो इन लोगों ने मतलब अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए विद्रोह किया, और विद्रोह किया अंततः अश्वेत अगर ना होते तो शायद इनके साथ इतनी बर्बरता पूर्वक व्यवहार न किया जाता, इनकी मृत्यु न हुई होती। तो तीसरा कह रहे हैं माया नायडू, हाँ तो इन्होंने स्क्रैप बुक पाया था, वहीं से फिर इनकी मम्मी ने इनको बताया कि कैसे जाति भेद, यानी कि जाति भेद तो हमारे यहाँ है, कैसे रंग भेद के आधार पर अफ्रीका में बहुत समस्याएं थी। जो अफ्रीका के ब्लैक रेस के लोग थे, यानी कि जो अश्वेत थे, उनके साथ बहुत असमानता की जाती थी। हर जगह आप देखेंगे उनके साथ असमान रूप से व्यवहार होता था। इवन एम्बुलेंस की जो व्यवस्था थी, जो अस्पतालों की व्यवस्था थी, वो भी अलग अलग थी। जो अश्वेत लोगों के लिए एम्बुलेंस आया करती थी उसमें ना उतनी सुविधाएं नहीं रहती थी, ज़रूरत की उतनी सामान नहीं रहते थे जितना कि जो श्वेत लोगों के लिए एम्बुलेंस होती थी उसमें, ठीक है। साथ में जो खेत वगैरह होते थे जहाँ पे खेती करना होता था, तो जो सबसे रद्दी ज़मीन होती थी वो अश्वेतों को दे दी जाती थी, और जो उपजाऊ ज़मीन होती थी वो श्वेत लोग अपने पास रखते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रंग भेद की जो नीति है वो अफ्रीका में बहुत ही लार्ज लेवल पर थी। आगे हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानूनों के तहत अश्वेत लोगों के लिए किस प्रकार की सुविधाओं की कमी थी। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, दूसरा है वोट देने का अधिकार और अच्छी जमीन, तीसरा कह रहे हैं सार्वजनिक परिवहन और आवास, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे अधिकारों की कमी थी जो लोग अश्वेत थे, ठीक है। तो अश्वेतों के लिए ये सारी कमियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की भागीदारी के तरीके कौन से हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चुनाव में मतदान करना। तो हाँ, हमने कल देखा था कि चुनाव में मतदान करके हम लोग अपने लिए एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं। दूसरा कह रहे हैं सरकार की आलोचना करना। तो हाँ, अगर लोकतंत्र है तो आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। तीसरा सरकार के कार्यों में रुचि लेना। तो जाहिर सी बात है ये तो आप करेंगे ही, डी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की भागीदारी इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखिए, इससे आपको सारे के सारे मतलब जो हमारा चैप्टर है वो तो आप कवर कर ही लेंगे, साथ में सिलेबस भी आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। नॉट इवन सीटेड, आप देखेंगे कि हर जगह जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मतलब फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। और क्या है, कह रहे हैं कि हेक्टर नहीं, नेल्सन मंडेला, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर खा और गा दोनों। तो इसका उत्तर जो है ना वो घा वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता थे नेल्सन मंडेला जी, जिनके द्वारा रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया गया था, ठीक है। हालांकि फिर रंगभेद नीति जो है वो समाप्त भी हो जाती है आगे चल करके, लेकिन संघर्ष जो किया गया है वो नेल्सन मंडेला जी के द्वारा किया गया। और नेल्सन मंडेला को ना अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ये पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीका का गांधी किन्हें कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला जी को। आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, सीमांत गांधी किनका उपनाम है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता अपनी राय व्यक्त करने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती है, ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विशेष रूप से सरकार को अपने निर्णय बदलने के लिए मजबूर करने में सबसे प्रभावी है, ठीक है। आपको बताना है कि सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है सरकार को झुकाने के लिए।
हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? कह रहे हैं समाचार पत्र में लिखना, तो बिल्कुल भी नहीं। समाचार पत्र में आप लिखते रहोगे, सरकार उस पे मतलब सरकार के कान पे जूं भी नहीं रहेगी। दूसरा कह रहे हैं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करना। तीसरा सोशल मीडिया पर राय व्यक्त करना। कौन पूछने वाला है तुमको फिर इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर राय लोग व्यक्त तो करते रहते हैं। आगे कह रहे हैं सरकार द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में भाग लेना। बैठकों में भाग लेके क्या ही कर लोगे आप, ठीक है, आप गए हो, बैठक हुई है, पार्टिसिपेट किए, घर चले आए। लेकिन सबसे जो प्रभावी तरीका है वो बी वाला हो जाएगा। शांतिपूर्ण आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और रैलियां आयोजित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाठीचार्ज वगैरह भी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत आपको ये अधिकार मिलता है कि आप शांतिपूर्ण जो है वो प्रदर्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सबसे सही होगा। और इसका अभी हाल ही में जीता जागता उदाहरण रहा है उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम होना था, उसको आप ले सकते हैं। आपने देखा कि उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको लेकर के बच्चों ने बहुत मतलब विरोध किया, अंततः जो आयोग है उसको मानना पड़ा और आयोग ने नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को हटाया और एक दिन में ही परीक्षा मतलब कि कंडक्ट कराई। अभी उसका रिजल्ट वगैरह भी आ चुका है, मेंस भी होने वाला है। तो ये जो है ना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करना, ये सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए सबसे अच्छा कदम माना जाता है, सबसे सही तरीका माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और जो हमारी मतलब कि एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 to 8 जो हमने कंप्लीट करा दी है उसको ज़रूर देखें। और अब तो हमने सीटेट का जो PYQs है हिस्ट्री में जो पूछा गया है उसको भी सॉल्व कराना स्टार्ट किया है। 2 साल का हमने PYQ भी करवा दिया है, आप उसको भी ज़रूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विवादों के समाधान में लोगों की भागीदारी के महत्व को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ऑप्शंस क्या हैं? कह रहे हैं सरकार को विवादों को हल करने के लिए हमेशा बल का उपयोग करना चाहिए। तो अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो सरकार बल का उपयोग करेगी तो फिर लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा। तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा कह रहे हैं विवादों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को आंदोलन के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देना है। अच्छा, तीसरा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विवादों को हल करने में लोगों की भागीदारी आवश्यक नहीं है। तो फिर काय बात का प्रतिनिधि लोकतंत्र है? तो ये तो बेकार बात है ना। अगला है कि लोकतांत्रिक सरकार में विवादों को हल करने का एकमात्र तरीका अदालतों के माध्यम से नहीं। एकमात्र तरीका कुछ नहीं होता है, हर चीज के लिए कई सारे तरीके होते हैं। तो एकमात्र अपने आप में ही बहुत बेकार सा टाइप का लग रहा है शब्द। तो इसका जो उत्तर है ना बी वाला हो जाएगा कि विवादों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को आंदोलन के माध्यम से अपनी राय को व्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि माया की कहानी के अनुसार पुलिस द्वारा हेक्टर की हत्या को कैसे रोका जा सकता था? इस टाइप का क्वेश्चन हमने हमने एक कहानी और पढ़ी थी अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है। जो अंबेडकर जी अपने पापा से मिलने जब आए थे तो उन पे वो जो कहानी है ना उस कहानी से एक पैडागोजी का क्वेश्चन बना हुआ था। तो उस टाइप से इस कहानी से भी पैडागोजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी क्रिएट किया है, क्या कि कह रहे हैं कि माया की कहानी के अनुसार पुलिस के द्वारा जो हेक्टर की हत्या की गई उसको कैसे रोका जा सकता था? ऑप्शंस देखें। पुलिस को जुलूस में शामिल नहीं होना चाहिए था। दूसरा कह रहे हैं पुलिस को जुलूस के मार्ग को बदलना चाहिए था। तीसरा कह रहे हैं पुलिस को हेक्टर को गिरफ्तार करना चाहिए था। और चौथा है कि पुलिस को हिंसा को रोकने के लिए बातचीत करनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही होगा कि पुलिस को हिंसा को रोकने के लिए बातचीत का जो माध्यम है वो अपनाना चाहिए था, गोलीबारी नहीं करनी चाहिए थी, अर्थात गोलियां नहीं चलानी थी, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ये जो कावेरी नदी जल बंटवारे की बात है वो इसी चैप्टर में दिया है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी लिया हुआ है। लेकिन आप इसको 2 सब्जेक्ट से मतलब जोड़ करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी देखने को मिलने वाला है। कह रहे हैं कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर किन 2 राज्यों के बीच विवाद है, ठीक है। तो ये विवाद वगैरह सुनने का जो काम है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है।
ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दूसरा करें तमिलनाडु और केरल, तीसरा है कर्नाटक और तमिलनाडु और चौथा है आंध्र और तमिलनाडु। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन राज्यों में कावेरी नदी बहती होगी उन्हीं राज्यों में विवाद होगा। तो कह रहे हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तो कावेरी नदी नहीं बहती है, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। तमिलनाडु और केरल, तो तमिलनाडु में बहती है लेकिन केरल में नहीं बहती। तीसरे में कर्नाटक और तमिलनाडु, चौथे में आंध्र और तमिलनाडु, तो तमिल में बहती है आंध्रा में नहीं। इसका जो उत्तर है ना वो सी वाला हो जाएगा कि कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, तो जो कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद है वो आपको दक्षिण भारत के जो राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति कब समाप्त हुई। तो हमने देखा ना कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी के द्वारा रंग भेद की जो नीति है उसके लिए संघर्ष किया गया, उसके लिए आंदोलन किया गया। आगे चल करके जो रंग भेद की नीति है वो समाप्त भी की जाती है कब। ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं 1990 या फिर 1991, तीसरा है 1994 या फिर 2000। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी कि 1994 में। ठीक है, तो अफ्रीका में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति है उसको 1994 में समाप्त किया गया। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अब देखें हमारे भारत देश के संविधान में भी समानता को लेकर के बातचीत की गई है, तो हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में दिया हुआ है समानता की बात। ऑप्शंस देखें, पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, अनुच्छेद 14 से 18 या फिर अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28 या फिर अनुच्छेद 29 से 30। तो ये ना भाग 3 जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 है जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, वहीं से संबंधित है। इसी में आपको 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं वो दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला जो अधिकार है वो है हमारा समानता का अधिकार या उसी को समता का अधिकार कहते हैं, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो ठीक हो जाएगा। और ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक टोटल 5 राइट्स हैं जो हमें समानता के अधिकार से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमने अपने इसी वाले मतलब कि चैनल पे जो लूसेंट पॉलिटी है ना वो कवर कराई है, आप वहाँ जा करके इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में। देखेंगे और क्वेश्चंस हैं, नहीं टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादातर पॉइंट्स कल की वीडियो में कवर हो गए थे, यानी कि लोकतंत्र क्या है, उसके कौन कौन से पहलू हैं, ये सारे पॉइंट्स देखने थे तो कल ही हो गए थे। जो और क्वेश्चंस बचे हुए थे या जो और अगले चैप्टर में पॉइंट्स दिए हुए थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो हमने लगभग 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं हमारे पॉलिटी के। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और साथ में जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है उसको बिल्कुल भी गलती से भी मिस ना करें। एक बार आप लोग एमसीक्यू के रूप में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें एनसीईआरटी, उसके बाद हम लोग बुक को भी कंप्लीट करेंगे। सारे उसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कुछ अगर क्वेश्चंस में नहीं आ पाए हैं तो हम उसको भी कवर करेंगे। अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग अभी से स्टार्ट कीजिए तो ताकि जब एग्ज़ाम हो तब तक भर में आपकी कम से कम ये जो 40 नंबर है ना इसकी तैयारी बहुत अच्छी से हुई रही। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो 60 मार्क्स का आता है लेकिन 40 मार्क्स का डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट से आता है, 20 मार्क्स की पैडागोजी आती है। तो हम लोग बीच बीच में पैडागोजी को क्वेश्चंस में शामिल में करते रहेंगे, उससे भी आपकी जो पैडागोजी है वो भी अच्छे से प्रिपेयर होती रहेगी। ठीक है, फिर हम लोग PYQs वगैरह देखेंगे तो उससे और अच्छे से आपकी जो पकड़ है वो बन जाएगी। तो चलिए, हमने कल जो है ना 2019 में जो हिस्ट्री सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे SST पेपर 2 में, वो हमने सॉल्व कराया है अपने इसी चैनल पे, आप उसको ज़रूर देख लें। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।